करुणाशील प्रज्ञा के प्रवर्तक तथागत गौतम बुद्ध, आजादी के अलग जगाने वाले संत रैदास, पाखंडवाद के खिलाफ बोलने वाले संत कबीर, शिक्षा की ज्योति जगाने वाले फुले दंपति, करोड़ों अंधों को आंख देने वाले, करोड़ों बहरों को कान देने वाले, करोड़ों गूंगों को जबान देने वाले और करोड़ों भारतीयों को संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए इस हैदराबाद की पावन धरती पर पूरे देश से पधारे मेरे पत्रकार साथियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मेरा सादर अभिनंदन। जय भीम। आज बधाई शुभ मौका है कि आपके बीच मुझे बाबा साहब के खून ने बुलाया है। बाबा साहब के नाम ने हम सबको एकत्रित किया है। दोस्तों, मैं कुछ लिमिटेड बातें करूंगा, मेरी हिंदी में समझ जाएंगे आप? ओके। निखारे साहब से मेरा पिछले 10 सालों से संपर्क है। हमने बाबा साहब के मूवमेंट में एक छोटा सा दीपक जलाया है, एक प्रभात पोस्ट साप्ताहिक अखबार निकाला है। ये आपके आशीर्वाद से नॉर्थ इंडिया में 11 राज्यों में जाता है, आपके महाराष्ट्र भी जाता है, गुजरात भी जाता है, छत्तीसगढ़, बिहार। जो आज का विषय है पत्रकारिता का, मैं इससे पूर्व में काफी लोगों ने बहुत विस्तार से बताया। चूंकि मैं एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता हूं और एक बहुत गरीब घर का लड़का हूं, उनके बीच में निकल के मैंने बाबा साहब के मूवमेंट को चलाया है, तो मैं उन बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस पर अभी तक मेरे पूर्व वक्ताओं ने नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं इनसे विरोध में हूं। ये बाबा साहब के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से असहमत होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ हैं। जिस प्रकार हमारा सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स एंड गवर्नमेंट रोल टू दलित मीडिया। दोस्तों, अभी मुझे मालूम पड़ा निखारे साहब से कि डॉक्टर के शिवा भाग्यराव का यहाँ पे चैनल भी है, एक अखबार है। मुझे बहुत खुशी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दे। मुझे पता नहीं कि भाग्यराव जी ने अपने इस चैनल के लिए और अखबार के लिए राजस्थान सरकार से, मेरा मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उससे, तेलंगाना गवर्नमेंट से अखबार को चलाने के लिए निःशुल्क जमीन ली है या नहीं ली है? ली है? नहीं ली है? नहीं, आपने गवर्नमेंट से जमीन ली है? नहीं ली। दोस्तों, मैं वही बात कहना चाहता हूं, जब पूरी भारत में मीडिया के नाम पर हजारों वर्ग मीटर जमीन सरकार देती है, तो हम क्यों नहीं मांगते? आप तो इतने बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, इतना बड़ा चैनल चलाते हैं। हमने पिछले साल 3 जनवरी 2022 को माता सावित्री फुले के जन्मदिन पर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को हमने एक पूरे पेज का लेटर लिखा, खुला पत्र, कि दलित आदिवासी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए। फिर हमने राष्ट्रपति को लिखा, क्योंकि भाग्यराव जी बड़े चैनल के मालिक हैं, निकालते हैं, एक यहाँ से आवाज जानी चाहिए। दोस्तों, 2015 से 2018 के बीच में भारत सरकार का 4000 करोड़ का बजट केवल प्रिंट मीडिया में विज्ञापन में गया है, और मैं सोचता हूं कि पूरे भारत में हम जैसे लोगों के पास में 4 पैसे भी नहीं आए। जब तक वो जो पैसा जाता है वो हमारा जाता है। अभी लेटेस्ट 13 तारीख को ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया है
कि जो टॉप का 1% है अमीर, उसके पास में देश की 40% संपत्ति है। टॉप 10 के अमीर के पास में 70% है, और जो नीचे का तबका है 50%, उसके पास में 4% है। और उस देश का सबसे ज्यादा जीएसटी देता है। सबसे ज्यादा जीएसटी हम देते हैं, जो 50% तबका है 64%, और जो ऊपर का 10% वो केवल 3% जीएसटी देता है। लेकिन हम सरकारों से, भारत सरकार से कभी ये मांग नहीं करते कि हमारे न्यूज़पेपर के लिए, हमारे चैनल के लिए हमको निःशुल्क भूमि दी जाए। उस अखबार को चलाने के लिए सरकार हमको बिना ब्याज की दर पर वो मशीन लगाने के लिए हमको बिना ब्याज पर लोन दे। उसके साथ में राज्य सरकार हमको कई तरह के अनुदान दे, जिस प्रकार कि 10 साल तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सारी चीजें हमने राष्ट्रपति को लिख के भेजी। दोस्तों, अभी आप देखते हैं कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाते हैं विदेश के दौरे पर, तो वो किनको लेके जाते हैं? नहीं, बुद्ध मूर्ति तो लेके जाते हैं, लेकिन जो उनके साथ में प्रतिनिधिमंडल होता है पत्रकारों का, क्या हमारे वर्ग का एक भी प्रतिनिधि गया क्या वहां पर? अगर भाग्यराव साहब जैसे लोग एक यूनिटी खड़ी करते हैं, डॉक्टर यशवंतराव अंबेडकर जी इसको करते हैं, तो क्यों नहीं हमारा जिस प्रकार संवैधानिक अधिकार है, तो हमारे भी लोग वहां जाए, अलग अलग देशों में जाए, अपनी बात रखे वहां मीडिया के सामने के कि हमारे देश में ये हो रहा है। जब तक बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, तब तक उनके एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हालांकि कोलंबिया में पीएचडी के लिए जो मिली, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में जाने से उनकी पूरी दुनिया में एक अमिट छाप लगी। जब हमारा प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में हर विदेशी यात्रा पर जाएगा, तो हमारे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसके रहने का, सहने का, सब लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और हमारी बात को रखने का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको एक बल मिलता है, उसको एक वो मिलती है। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी कुछ लोगों ने यह कहा कि जो मीडिया है वो हमारी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दिशा को तय करता है। जो सबसे बड़ी बात है जो बाबा साहब ने कही, बाबा साहब बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन हमने उनको राजनेता बना दिया। इस अखबार के माध्यम से हम हमारे लोगों का आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा कर सकते हैं, बहुत ऊंचा। वो कैसे? अगर भाग्यराव जी हमारे लोगों का 100 रुपए में, चाहे वो सिलाई की मशीन करता है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे वो केटरिंग है, चाहे किसी भी तरह का धंधा है, तो जब वो विज्ञापन आएंगे तो हमारे देखेंगे, अरे ये तो फिर बाबा साहब के लोग का कारखाना है, अरे ये तो बाबा साहब का ब्यूटी पार्लर है, तो हमारे लोग उससे जुड़ेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल गरीब घर का हूँ, साधारण घर के, लोकल ट्रेन में सफ़र करता हूँ 3rd क्लास में, तो मैं लोगों के जो व्यूज आते हैं वो मैं देखता हूँ। हर आदमी, आज की बात बताऊँ, मैं जिस होटल में रुका हूँ, जहाँ पर मैं आया, तो जो एक वहाँ पर पियोन था, उन्होंने कहा कि आप बाबा साहब के प्रोग्राम में है? मैंने कहा हाँ। तो जो उसके चेहरे पे खुशी थी उसको मैं माप नहीं सकता। हालांकि वो लैंग्वेज का फर्क था, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी थी कि ये आदमी अंबेडकर के प्रोग्राम में आया। तो अंबेडकर के नाम से अगर हम छोटे छोटे विज्ञापन देते हैं, तो हमारा आर्थिक स्तर उतना हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं बड़े बड़े ब्रांड करोड़ों रुपए, भारत सरकार फुल पेज के विज्ञापन छापती है, जो दिखता है वो बिकता है। जब वो बिक रहे तो हमारे लोगों का प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकेगा, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अभी इधर एक वो लिख रहे अंबेडकर राजनीति मूवमेंट, ये अखबार 100 तालों की एक चाबी है। ये जो अखबार है 100 तालों की एक चाबी है। इससे आपकी राजनीति, इससे आपके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सारी ताले खुलते हैं। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं। मैं तो यही निवेदन करने आया हूं कि यदि किसी भी स्टेट में, अभी 31 अक्टूबर को मेरे को जालंधर जाने का मौका मिला, वहाँ एक हमारे प्रतिनिधि हैं जो लंदन में रहते हैं, एक स्कूल चलाते हैं, वहाँ भी मैंने यही बात कही
हमारे IAS IPS जितना हमारा कोटा है उतना होता है, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं। जिस दिन इस देश में 500 पत्रकार हो जाएंगे, जिस दिन इस देश में 500 पत्रकार हो जाएंगे, हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है, हम हमारे बच्चों को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पत्रकार बने तो पड़ोसी के घर में बने। जब तक पत्रकार नहीं होंगे, हम लोग बात करते कि हमारी बात वो नहीं छापते। क्यों छापेंगे वो? भाई पड़ोसी का बेटा आपके घर में क्यों लाके उसकी तनख्वाह देगा? अगर आपको तनख्वाह लानी तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, आपको अपनी बात करनी तो आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंट मीडिया की, अब हम ऑनलाइन रहते मिनट मिनट। ठीक है दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जो चीज आपको फ्री में मिलती है ना, जो चीज आपको फ्री में मिलती है वो आपके उसके साथ में कुछ न कुछ जरूर लेती है। अब जो हमारा व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जब हम देखते हैं, हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे मिशन का या किसी का भी, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 और लगे देखें, तो उस प्रोग्राम ने हमारा कितना समय ले लिया उसकी कोई गिनती नहीं है। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। समय बहुत कम है, अभी अंबेडकर साहब जी ने कहा 2024। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। हम सबको अपने अपने हिस्से की भूमिका निभानी, ये नहीं कि केवल भाग्यश्री राव करेंगे या डॉक्टर JB राव करेंगे या सतीश चंद्र जी करेंगे या प्रवीण निखारे जी करेंगे, नहीं। हमको अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तो हम बाबा साहब के मूवमेंट को आगे चला सकते हैं, वरना हम नहीं चला सकते। अभी 31 जनवरी 2020 को मैं आपके महाराष्ट्र गया और 1 महीने रुका वहाँ बोरीवली में एक बुद्ध विहार है वहाँ पर, और हमने मूक नायक का शताब्दी समारोह मनाया, जिसमें आपके इस देश के 17 राज्यों के लेखक, साहित्यकार, पत्रकार आए, जिनको हमने मूक नायक शताब्दी पुरस्कार दिया। उसमें आपके निखारे साहब भी थे, और सुबह हमने जो पहला प्रोग्राम किया वो बाबा साहब की, जहाँ पर इनकी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ से अभी प्रबुद्ध भारत चलता है, वहाँ साहब भी थे और काफ़ी लोग आए। जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रिंट मीडिया का क्या असर होता है। वो एक साप्ताहिक वीकली पेपर है, वीकली। 2007 में राजस्थान में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन बनाया था वसुंधरा राजे ने, उसको 2020 में अशोक गहलोत ने खत्म कर दिया। उस फाउंडेशन का चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होता है, और 4 IAS, एजुकेशन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी और हायर एजुकेशन उसके मेंबर होते हैं। अपने फायदे के लिए अशोक गहलोत ने वो डॉक्टर अंबेडकर पीठ को खत्म कर दिया और उसकी जगह डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बना दी, और उस डॉक्टर अंबेडकर पीठ को उस डॉक्टर लॉ यूनिवर्सिटी के अंडर में दे दिया। हमने 1.5 पेज में इसकी खबर छापी, हमने इसमें 1.5 पेज में खबर छापी उसकी। रूटीन में हमारे 7,000 अखबार जाते, हमने 10,000 अखबार छपाए, दिल्ली AICC में भेजे और सब जगह भेजे। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे राजस्थान से करीब 250-300 ज्ञापन अशोक गहलोत के पास गए। 22 मार्च 2020 से जब कोरोना लगा हुआ था, 3 दिसंबर 2020 तक अशोक गहलोत ने सारी वर्चुअल मीटिंग की, लेकिन जब देखा कि बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने पूरा ड्राफ्टिंग किया। उससे पहले कौन कौन विषय थे हमने उनके इंटरव्यू लेके आया। तो 4 दिसंबर को पहली बार हमारे साथ आपके जैसे 1.5 घंटे तक अशोक गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री निवास पर बात की। हमारे साथ 10 IAS IPS और 10 मंत्री MLA थे, और उन्होंने हमारी बात को मात्र 1.5 मिनट में मान लिया, और उन्होंने कहा कि आप हमको ऐसे और चीज़ बताते रहिए। दोस्तों, इस प्रभात पोस्ट की 3-4 बड़ी जो अचीवमेंट मैं वो बताना चाहता हूँ। पहला, हमने डॉक्टर फाउंडेशन पे, जिस पे हमारे SC शेड्यूल्ड कास्ट स्पेशल कंपोनेंट का 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुका था पिछले 13 साल में, वो हमने वापस उसको इस्टेब्लिश कराया, उसका स्वतंत्र उसका एग्जिस्टेंस रखा। डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाए, जो आज पूरे देश में 3 यूनिवर्सिटी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, तो एक राजस्थान में है, जिसमें 387 करोड़ 387 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार ने मंजूर कर दे।
1 लाख वर्ग मीटर ज़मीन हमने हमारे हिसाब से देख के सरकार को बताया, सरकार ने उसी जगह ज़मीन दी। तीसरा, जिस प्रकार भारत सरकार डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के अनुसार SC/ST के बच्चों को विदेश भेजती है, हमने अशोक गहलोत को लिखा कि इसी अखबार में कि राजस्थान सरकार भी SC/ST के बच्चों को 1 करोड़ रुपया दे 2 साल के लिए और वो हायर एजुकेशन के लिए दे। आपके इस अखबार को अशोक गहलोत ने माना। चौथी बात, अभी जब से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, हमने 4-5 बार छापा कि राजस्थान में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एक भी एडवोकेट कोटे से जज नहीं बना है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 13 जनवरी को राजस्थान से गणेश राम मीणा पहला जज बन गया है। ये आपके अखबार है। और जो लेटेस्ट सूचना है, ये अभी हमने 17 दिसंबर के अंक में छापा कि राजस्थान में आबादी के अनुसार SC/ST का 2% आरक्षण बढ़ाना चाहिए। जो पहले कोर्ट कहता था कि 50% की सीमा वो हटा दी उन्होंने, 10% उसमें। इसको हमने छापा, पूरे MLA MP सारे हमारे सोशल जो काम करें उनको दिया। कल जब मैं आ रहा था, 3-4 हमारे कांग्रेस विधायकों ने वहाँ पे सदन में इस मुद्दे को उठाया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मार्च तक आपका 2% SC और ST का जयपुर में बढ़ जाएगा राजस्थान में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो इस देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जब भी विधानसभा और संसद चलती है तो वहाँ पे अखबार ले जाए जाते हैं कि देखिए ये अखबार में छपा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जवाब दिए इस अखबार में ये छपा है, जैसे भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपी है। ये एक लिखित दस्तावेज है, ये एक सबूत है। जिस प्रकार हम हरिजनों कास्ट को फड़ के काश राम जी इतने बड़े हो गए, उस प्रकार जब भी रहता है तो आपके बच्चे पढ़ते हैं। आपका जो सोशल मीडिया में आता है, आपके घर में आप 5 आदमी हैं, 5 आदमी अपने मोबाइल में अपने अपने हिसाब का कार्यक्रम देखते हैं। एक जैसा कार्यक्रम कोई नहीं देखता। तो अगर आप जैसे लोग, केवल 5,000 लोग 1 साल का 2,000 रुपया दे, 5,000 लोग अगर 1 साल का 2,000 रुपये, जो आपके नियमित अखबार जो भी आपके मंगाते हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन है, अगर एक मुश्त दे तो इस देश में हर भाषा के दैनिक अखबार निकाले जा सकते हैं। डॉक्टर JB राव जी, डॉक्टर शिवा भाग्यराव जी, निखारे साहब, सतीश जी, हमारे साथी जो गुजरात से पधारे विजय जी, और तमाम लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 1 मिनट की बात हो रहा है, क्योंकि मैं 2006 से थोड़ा साहित्यिक था। पूरे भारत में और दुनिया में लिटरेचर फेस्टिवल होता है। 2017 में मैंने एक कंसेप्ट लाया मेरे दिमाग में कि बहुजन लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए। 9 महीने तक मैं लगातार देश के 20 राज्यों में घूमा, मैं 100 यूनिवर्सिटी में गया मैं, और हमने एक ही नया कंसेप्ट लाया, बहुजन लिटरेचर फेस्टिवल। पहला लिटरेचर फेस्टिवल हमने 2017 में किया, दूसरा हमने 2019 में किया, और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ 4